वेलकम बैक माय डियर लेडीज़। दिस वीडियो इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वीडियो। इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है, क्यों होता है पीसीओएस। तो जो रीज़न है जिसकी वजह से पीसीओएस होता है उसमें मुख्यतः दो तरह का पीसीओएस होता है। एक पीसीओएस है जहाँ पे लेडीज़ बहुत मोटी हैं और एक तरह का पीसीओएस है जहाँ पे लेडीज़ आर वेरी द गर्ल्स आर वेरी थिन, उनको वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों की जो फिजियोलॉजी है, जो पैथोफिजियोलॉजी है, वो अप टू एन एक्सटेंट अलग अलग है। तो जो मोटापे वाले पेशेंट्स को पीसीओएस होता है उनको यूजुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज के थ्रू रिलीज होता है जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट या शुगर या कोई ऐसी भी चीज़ या नॉर्मल खाना, इवन प्रोटीन से भी इंसुलिन रिलीज होता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स में, बहुत सारी लेडीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। नाउ इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन जो भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी में जाती हैं उसको वो फैट में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी में डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। डायबिटीज़ में के एंड स्टेजेस में तो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं क्योंकि उनका पैनक्रियास पूरा एम्प्टी हो चुका है और अभी उसमें कोई उसमें इतने आइलेट्स ऑफ उसमें वो सेल्स ही नहीं बचे जो इंसुलिन रिलीज़ करें। ठीक है, लेकिन यंग पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये होता है कि जहाँ पे 1 ग्राम कार्ब्स खाने के बाद 1 यूनिट इंसुलिन रिलीज़ होना चाहिए, वहाँ 1 ग्राम कार्ब्स खाने के बाद 10 यूनिट या उससे भी ज़्यादा यूनिट इंसुलिन रिलीज़ हो सकता है। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको रेजिस्टेंस इसलिए कहते हैं कि जहाँ 1 रुपये में काम हो रहा है वहाँ पे आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो जब आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बहुत ही ज़्यादा होंगे तो आपको बार बार भूख लगेगी, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है कि जो भी आपका ब्लड शुगर है उसको वो फैट में कन्वर्ट करेगा, आपके ब्लड शुगर को वो ड्रॉप करेगा। जैसे ही ब्लड शुगर ड्रॉप होगी आपको डिजीनेस लगेगी, आपको लगेगी मुझे भूख लग रही है और आप फिर से यू विल गो एंड ईट समथिंग विच इज़ रिच इन कार्ब। इसकी वजह से आपको क्रेविंग्स होंगी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बुरा है और बहुत सारे जैसे जैसे वज़न बढ़ता जाता है उस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है और इस वजह से आपकी बॉडी में एक अजीब सा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि आपकी बॉडी में फ़ैट तो बहुत सारा है लेकिन अवेलेबल एनर्जी बहुत कम है, बिकॉज ब्लड ग्लूकोज इज़ नॉट अप टू द मार्क। क्योंकि जहाँ पे 1 इंसुलिन रिलीज़ होना चाहिए वहाँ पे 10 या 20 या 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है। तो ये वाला जो पैथोफिजियोलॉजी है इसकी वजह से आपकी ओवरीज जो हैं वो बड़ी हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। उसमें जो उसका जो बिकॉज ऑफ उनके बड़े होने की वजह से उसमें छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स आ जाते हैं, लेकिन एक भी उसका फॉलिकल ओव्यूलेट नहीं हो पाता। मतलब एक भी फॉलिकल क्योंकि जो छोटे हैं कोई भी बड़ा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और बहुत सारे एंड्रोजेनिक हार्मोन्स ओवेरियन स्ट्रोमा रिलीज़ करने लगती है। एंड्रोजेनिक हार्मोन्स की वजह से जो महिलाएं हैं उनको हिर्सुटिज्म हो जाएगा, उनको उस जगह पे बाल आएंगे जहाँ पे यूजुअली महिलाओं को बालों का प्रॉब्लम नहीं होता है। उनकी वॉइस थोड़ी डीपन हो जाएगी और उनको यहाँ पे जो बाल्डनेस जो आपने देखा होगा जिसको हम कहते हैं मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस, वो उनको अपीयर होने लग जाता है। उनके बाल पतले होने लग जाते हैं, मतलब दे आर हैविंग, उनको शरीर में बाल ज़्यादा हैं लेकिन जहाँ पे उनको बाल होने चाहिए वहाँ पे उनको बाल कम है। उनकी एनर्जी लेवल हमेशा कम रहेगा क्योंकि उनके बॉडी में अवेलेबल एनर्जी इज़ वेरी लेस, क्योंकि जो भी वो खा रहे हैं, अगर वो ग्लूकोज खा रहे हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है और उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बार बार ड्रॉप हो रहा है बिकॉज उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी अगर आप समझ गए कि ये क्यों हो रहा है तो आई थिंक आधी प्रॉब्लम आपने अब सॉल्व कर ली। बिकॉज इंसुलिन रिलीज़ होता है बार बार खाना खाने से, ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करने से, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मतलब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से, ये होता है बैड फैट्स खाने से। जितने भी हम वेजिटेबल ऑयल्स खाते हैं वो सारा बैड फैट है। वाई? बिकॉज वो केमिकली प्रोसेस्ड है, वो इतना नेचुरल नहीं है, हमारी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती और जो वो है वो फट से वो फैट जो है वो बिकॉज मेटाबोलाइज नहीं हो पाता तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में और हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। तो ये सारे प्रोटीन डेफिशिएंसी, मतलब आप प्रोटीन अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसे मरीज़ों को जब मैं इन्वेस्टिगेट कराती हूँ तो सोनोग्राफी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि उसमें हम देख पाएंगे कि पीसीओडी है, बहुत सारे स्मॉल मल्टीपल फॉलिकल्स हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स में थायराइड भी थोड़ा सा डिरेंज्ड आता है। दीज पेशेंट्स हैव लिटिल हाइपोथायराइडिज्म ऑल्सो। फिर अगर आप B12 और D3 लेवल्स कराएंगे वो भी थोड़े डिरेंज्ड आएंगे। मतलब D3 तो इतना कम आता है कि इट इज़ लेस देन 10, जबकि नॉर्मली इट शुड बी 50, 60 और 70 ये होना चाहिए। D3 इज़ कमिंग वेरी लेस। इवन B12 लेवल्स आर वेरी ड्रॉप, मतलब दे आर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट। तो ये हमने डिस्कस किया पैथोफिजियोलॉजी वो सारे PCOS की लेडीज़ की जिनका वेट बहुत ज़्यादा है।
द सेकेंड थिंग इज़ द लीन PCOS। लीन PCOS मतलब ऐसी लेडीज़, ऐसी गर्ल्स जिनका पीरियड जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट फैट, वो लोग दुबले हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस उनका मेन इशू नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में मैंने पाया है कि ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे इंसुलिन उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनको थोड़ा सा हार्मोन देने से या उनका जो हार्मोन इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करने से और उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको करेक्ट करने से, उनका स्ट्रेस लेवल मैनेज करने से, उनको रात को अच्छे से सोने से ऐसे पेशेंट्स बहुत ही अमेजिंगली रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो PCOS का जो मेन ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जब आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे तभी आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें, आप एक दवाई पर्टिकुलर टाइम के लिए खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत बार ऐसे देखे गया है कि ऐसे पेशेंट्स आते हैं, उनको 3 महीना 6 महीना वो ट्रीटमेंट लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उनको फिर 3 से 6 महीने के बाद दे हैव द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज PCOS इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। इसको आपको विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, विद डाइट, विद एक्सरसाइज, विद गुड न्यूट्रिशन, इन सबसे इसको मैनेज करना है। इसके बारे में बिकॉज इट इज़ अगेन अ वास्ट टॉपिक और मुझे लगता है कि एवरीवन शुड नो दीज थिंग्स, बिकॉज आपका डॉक्टर भी कई बार बहुत बिजी होता है और आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना रही हूँ कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या हमें इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने चाहिए और क्या हमें करना चाहिए कि ये जो बीमारी है वो हमेशा के लिए जड़ से हमारी लाइफ से ख़त्म हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है और दूसरे लेडीज़ को इससे फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ subscribe to my channel and kindly share this video. Thank you.